बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे इस वक्त कराची या हमारे मुल्क की सबसे बड़ी स्टोरी यानी कि बहिरा अरब में पैदा होने वाला इस वक्त का यानी आज तक का सबसे जिसे आप कहना चाहिए मजबूत तरीन तूफ़ान या ख़तरनाक तरीन तूफ़ान कियार, जिसकी वजह से कराची की साहिली पट्टी जो है वो मुतासर होना शुरू हो गई। अगर हम बात करें दो दरिया क्लिफ्टन की तो वहाँ पर भी रोड जो है उस पर पानी आ गया है। इसके अलावा हॉक्स पे की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी हॉक्स पे रोड जो है वो पानी में डूब चुका है। और आपको ये बताते चलें कि समंदर में तुग़यानी के बाइस जो है इब्राहिम हैदरी का इलाका, रेडी गोट की मुताद्दिद जो जेटियाँ हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं। इब्राहिम हैदरी की जो साहिली पट्टी है उस पर आबाद तकरीबन 200 से ज़ायद घरों में पानी दाखिल हो चुका है। और DHA गोल्फ क्लब में समंदर का पानी दाखिल हो चुका है। यानी आज सोशल मीडिया पे DHA गोल्फ क्लब की जो वीडियो है वो आना शुरू हो गई थी। वीडियो क्लिप्स में साफ नज़र आ रहा था कि किस तरह समंदर का पानी जो है वो गोल्फ क्लब में दाखिल हो रहा है। इसके अलावा इससे मज़ीद नुकसान का भी खदशा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की साहिली पट्टी पर आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत सामने आई है। कहते हैं मुमकिन तूफ़ान से शहर को किसी बड़े नुकसान से महफूज रखने के लिए हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि आज सिंध के महकमा बल्दियात ने कियार तूफ़ान के हवाले से हिफ्ज़ मतक़द्दुम के तौर पे डिपार्टमेंट की तमाम जो छुट्टियाँ थीं वो मनसूख कर दी हैं, इसलिए कि खुदा न खास्ता अगर इस तूफ़ान से कोई बड़े पैमाने पर तबाही होती है तो उससे निमटा जा सके। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि जो मुख्तलिफ़ इलाक़े हैं जैसे लुट बस्ती है या और ऐसे इलाक़े हैं वहाँ पर बाकायदा दौरा भी किया गया है। वहाँ पर देखा गया है कि किस तरह पानी दाखिल हुआ है। और अभी ये तूफ़ान 750 किलोमीटर दूर है कराची से और अभी भी लेकिन इसकी जो असरात हैं वो कराची की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। अगर ये इसी तरीके से थोड़ा भी और कराची की तरफ बढ़ता है तो फिर ख़ास तौर पे कराची की जो साहिली पट्टी है, जो कराची का पॉश इलाका समझा जाता है, सी व्यू का इलाका हो, डिफेंस फ़ेज़ 5, फ़ेज़ 7 या फ़ेज़ 8 का इलाका हो जो साहिल के करीब है, इन इलाक़ों को शदीद ख़तरा हो सकता है। कहा जा रहा है कि अगर ये तूफ़ान इसने अपना थोड़ा और असर कराची की तरफ बढ़ाया तो फिर 3 से 4 मीटर बुलंद लहरें जो हैं वो साहिल पर बुलंद हो सकती हैं और इस लहरों में तुग़यानी की वजह से ये तमाम इलाका जो साहिली पट्टी है वो ज़ेरे आब आ सकता है। यहाँ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो पूरी एक फूड स्ट्रीट आबाद है दो दरिया पे, उसे भी काफ़ी हद तक ख़तरा लाहक है। बहरहाल यहाँ हम बात करना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या पोजीशन है, इस तूफ़ान कियार से क्या नुकसानात हो रहे हैं। आइए बात करते हैं शुजात कुरैशी से। आज बिल्कुल समुद्री तूफान जिसको कियार का नाम दिया जा रहा है वो जो है कराची के साहिल से तकरीबन 750 किलोमीटर दूर है और उसके असरात जो है कराची में भी नुमाया नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं आपको साहिल समंदर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी किस कदर जो है उछल के ऊपर आ रहा है और यहाँ पर DHA और पुलिस की जानिब से जो है लोगों को साहिली पट्टी से हटा दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि वो इस जगह पर नहीं बैठे क्योंकि जो लहरें हैं वो नॉर्मली आमतौर से 10 फुट ऊंची आ रही हैं, जिसकी वजह से किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है। जबकि हमारी जो महकमा मौसमात से बात हुई है उसके मुताबिक ये जो तूफान है ये मजीद कराची से दूर होता चला जाएगा और ये ओमान की तरफ निकल जाएगा, लेकिन इसके जो असरात हैं वो 29 और 30 को जो है हल्की बारिश भी कराची में मुतवक्को है। और जो है इसके साथ साथ जो है जो साहिली पट्टी है वहां पे हम देख रहे हैं कि इसके असरात बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। खासतौर पर हॉक्स बे, इब्राहिम हैदरी या फिर किमाड़ी की बात की जाए तो वहां पर घरों में पानी दाखिल हो गया, लेकिन जो कराची वाले हैं वो जो है इस तूफानी सूरत हाल को भी जो है यहाँ पर उससे खौफजदा होने की बजाय यहाँ पर पहुंचे हैं इसको एंजॉय करने के लिए। आप देख सकते हैं किस कदर रश यहाँ पर हमें नजर आ रहा है इस रात के इस पहर भी। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा एंजॉय करें। कुछ लोगों से हम बात करेंगे, ये बताएं कि कितना आप इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत एंजॉय आ रहा है, इधर बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, बताएं कि तूफान आ रहा है तो किसी किस्म का डर या खौफ तो नहीं लग रहा आपको, जबकि महकमा मौसमात की जानिब से कहा जा रहा है कि वो एहतियात करें, आवाम वो साहिल समंदर की तरफ ना जाए। जी नहीं वो नहीं डर नहीं लग रहा है। हम मजा ले रहे हैं, इंशाल्लाह देख रहे हैं। हम सक्खर से आए हैं, हम सक्खर से आए देखने के लिए, घूमने के लिए आए, सक्खर से आए। कोई इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि जो लोग हैं वो इस सूरत हाल को, इस कंडीशन को, सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं और सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि फैमिलीज भी यहाँ पर हमने देखी कि वो यहाँ पर आई हुई हैं। जबकि पुलिस की जानिब से भी तमाम लोगों को हटाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जो यहाँ पे जो फुटपाथ ये जो लाइन है यहाँ पर ना बैठा जाए क्योंकि पानी आम रूटीन
ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊंचा आ रहा है। इसके साथ साथ जो है जो माहीगीर हैं उनको भी मना कर दिया गया है कि वो गहरे समंदर में शिकार के लिए ना जाएं। 31 तारीख तक ये तूफानी सूरत हाल रहेगी, उसके बाद जो बदतरीज जो है ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। बहरा अरब से ये तूफान जिसको कियाल का नाम दिया जा रहा है वो वहां से उठा, उसकी उसका जो स्पीड अप है वो जो बहुत तेजी से कराची की तरफ आ रहा है, लेकिन कराची तक 750 किलोमीटर तो है, लेकिन अब वो यहाँ से मूव हो जाएगा और जुनूब की तरफ निकल जाएगा, ओमान की तरफ चला जाएगा। लेकिन कराची में इससे ज्यादा मजीद कोई खतरा नहीं पैदा होगा। लेकिन उसके बावजूद जो है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला और मेयर कराची की जानिब से इकदाम उठाए गए हैं और जो है जितने भी रेस्क्यू इदारे हैं उनको अलर्ट किया गया है ताकि वो जो है आवाम को सहूलियात फराहम कर सके। और आवाम से अपील की गई कि वो इदारों के साथ ताउन करें और जो है साहिली पट्टी पर ना आए। जबकि इसके साथ साथ जो इब्राहिम हैदरी का इलाका है वहां पे घरों में पानी दाखिल हो गया, जबकि हॉक्स पे है वहां भी पानी बाहर निकल गया है, सड़कों में आ गया है और जो सड़कें तालाब का मंजर पेश करें, जबकि वहां पे जो है गाड़ियां भी वहां पे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तमाम महकमा मौसमियात की जानिब से भी कहा जा रहा है कि 30-31 को जो है हल्की बारिश मुतवक्को है, लेकिन शहरी इस तूफान से खौफजदा होने के बजाय इसको एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, आपने हमें अपडेट किया। और नाज़रीन, ये जो तूफ़ान है ये कराची में थोड़ा सा असरअंदाज हो रहा है, लेकिन मज़ीद हम जानना ये भी चाहेंगे कि आया ये जो तूफ़ान है इससे मज़ीद कराची को ख़तरा हो सकता है या ये मैक्सिमम इफ़ेक्ट है जो कि अब तक सामने आया है। इस हवाले से हम जो महकमा मौसमियात है वहाँ पर भी बात करना चाहेंगे, लेकिन नाज़रीन एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बहिरा अरब में उठने वाले अब तक के सबसे ताकतवर तूफ़ान कियार के हवाले से, और अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो कियार तूफ़ान है आया इससे कराची को मज़ीद ख़तरा हो सकता है। जिस तरह मुख्तलिफ फ़ेसबुक पेजेस जो वेदर के या मौसम के हवाले से बने हुए हैं वहाँ पे बड़ी वार्निंग्स और बड़ी जो अलर्ट्स हैं वो जारी किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली कि कराची के ख़ास तौर पे कराची की साहिली पट्टी को ख़तरा है और यानी बहुत बुलंद लहरें जो हैं वो वहाँ पे आ सकती हैं, जिसकी वजह से इलाका ज़ेर-ए-आब आ सकता है। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे महकमा मौसमियात से, ख़ास तौर पे हम डायरेक्टर साहब से बात करना चाहेंगे, सरफराज साहब से। उनसे जानेंगे कि आया कराची को किस हद तक इस तूफ़ान से ख़तरा लाहक है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो तूफ़ान जो अब तक का कहा जा रहा है कि सबसे ताकतवर तूफ़ान है और इस वक्त कराची के साहिल से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर ये तूफ़ान बताया जा रहा है, अभी से इसके जो असरात हैं वो ये हैं कि कराची के मुख्तलिफ साहिली इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, दो दरिया का जो रोड है वो ज़ेर-ए-आब आ चुका है। सर, आप क्या समझते हैं, क्या फोरकास्ट कर रहे हैं इस तूफ़ान के हवाले से कि मज़ीद क्या ख़तरा लाहक हो सकता है शहर कराची को? जी देखें, ये जैसे आपने कहा कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन है इस एरिया में, नॉर्थ अरेबियन सी के एरिया में। 2007 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था इसी तरह से, बहुत ताकतवर तूफान था वो भी, और ये उसके बाद 2007 के बाद पहला इतना ताकतवर तूफान आया, यानी सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म का ये मतलब कि इसके सेंटर के आसपास करीब 250 से 260-70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली हैं। तो एक्चुअली तो साइक्लोन इटसेल्फ कराची से बहुत दूर है, 700-750 किलोमीटर दूर जनूब मगरिब में है इस वक्त, लेकिन ये कि समंदर में उसकी वजह से एक बहुत बड़ा एरिया जाहिर है उसमें रफनेस पैदा हो गई है, तूफानी पैदा हुई है, और जो हाई टाइड हुई है गुज़श्ता सुबह या रात में, जो हाई टाइड वो तेज हवाओं के साथ कोइंसाइड करके ये जो लो लाइंग एरिया से हमारे जैसे रेडी गोट हो गया हक्सबे की साइड और दूसरी साइड उधर ठट्ठा वट्ठा की तरफ भी ज़ेरे आब आए हैं कुछ इलाके, वो उसकी वजह ये हुई है। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त तूफान की जो समत है वो क्या है, किस जानिब बढ़ रहा है, और आया क्या ये अपनी समत या अपना रुख बदल सकता है?
जी नहीं, रुख बदलने का बहुत कम इम्कान है। इस वक्त इसकी जो है वो नॉर्थ वेस्टवर्ड है, शुमाल मगरब की जानब, यानी ओमान के साहिल की तरफ। ये कल का पूरा दिन और परसों सुबह तक ओमान के साहिल की जानब ही नॉर्थ वेस्टवर्ड शुमाल मगरब की तरफ ट्रेवल करता रहेगा और फिर वहां पहुंचकर वेस्टर्न अरेबियन सी में पहुंचकर इसकी डायरेक्शन आगे मजीद हमसे दूर हो जाएगी, साउथ वेस्टवर्ड टिल्ट हो जाएगी, नीचे यमन की तरफ चला जाएगा। ये इम्कान ये है। तो इसका रुख तब्दील होने या हमारे एरिया की तरफ दोबारा रुख करने का कोई इम्कान नहीं है इसका। जी अच्छा, और ये भी बता दीजिएगा कि क्या मतलब जिस तरह तूफान अमान की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या अब ये असरात कम हो जाएंगे या फिर क्योंकि पिछली दफ़ा जो साइक्लोन आया था हमने देखा है कि उसने कई दफ़ा अपना रुख बदला था और बिल्कुल बदीन की साहिली पट्टी के पास पहुंच के फिर वापस अमान की तरफ चला गया था, जिसकी वजह से कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हो पाया था, सवाए इसके कि बदीन की साहिली पट्टी पे कुछ नुकसानात भी हुए थे, कुछ दरख्त उखड़ गए थे, कुछ तेज़ हवाएं चली थी। आप क्या समझते हैं इस तूफ़ान के इसके फैलाव की वजह से क्या कराची में तेज़ हवाएं, तूफ़ानी बारिश या लहरों में मज़ीद बुलंदी, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं? जी देखिए, कराची में यानी ये गुज़श्ता कल से या गुज़श्ता शब से जो था, इसने इतनी शिद्दत इख्तियार की हुई थी और आज पूरा दिन उसी शिद्दत के साथ रहा। तो अब जो जिस पोजीशन पे है, इससे पहले थोड़ा सा कम डिस्टेंस था, यानी अब डिस्टेंस कराची से मजीद बढ़ता जाएगा। तो कराची में जितना कुछ इम्पैक्ट होना था साहिली इलाकों में, इतना ही और हो सकता है कि एक दफा फिर हाई टाइड कोइंसाइड करे तेज हवाओं के साथ और कुछ इस तरह से मजीद पानी आ जाए। लेकिन ये सिलसिला उम्मीद है कि कल का दिन और ज्यादा से ज्यादा परसों का 2 दिन इस तरह की लहर दोबारा आने का इन 2 दिनों में खदशा हो सकता है। उसके बाद क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कोई खतरे की बात नहीं है। अलबत्ता जो बारिश का आपने पूछा, तो ये 31 और पहली तारीख को बिलखुसूस चांस है। 30 और 31 की दरमियानी शब से फिर पहली तारीख को, फिर 2 तारीख को ये कराची समेत ज़ेनी सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में, साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ दरमियानी शिद्दत की बारिश होगी, कोई बहुत तेज बारिश नहीं है। जी अच्छा, ये मुझे आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जब पहली दफ़ा सुनामी आया था और दुनिया की आंखें खुली, तो सुनामी के हवाले से अलर्ट या बाकायदा ऐसा वार्निंग सिस्टम बनाया जाना था जिससे अगर खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई भी तूफ़ान हो तो आवाम को अलर्ट किया जा सके। ऐसा कोई सिस्टम महकमा मौसमियात ने या गवर्नमेंट ने बनाया है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे किसी तूफ़ान को आप फोरकास्ट कर लेते हैं कि हाँ जी ये तूफ़ान अब कराची की तरफ बढ़ रहा है, तो लोगों को किस तरह इन्फॉर्म किया जा सकता है, ख़ास तौर पे कराची की साहिली पट्टी की अगर मैं बात करूँ तो? जी देखें, इस वक्त हमने आज रात 9 बजे छठी एडवाइजरी इशू की। तो पहली एडवाइजरी यानी 24 तारीख को इशू की थी। तो उस वक्त से हम कह रहे हैं कि जी डिप्रेशन बना और डिप्रेशन के बाद ये साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एडवांस में वार्निंग तो दी जा रही थी। लेकिन चूंकि ये सिस्टम काफी दूर है, यानी कराची 750 से 750 किलोमीटर से कम फासला उसका हुआ ही नहीं है। आज उसका कम तरीन फासला था, इससे पहले तो फासला ज्यादा ही रहा था। तो इसलिए साइक्लोन से फौरी या डायरेक्ट थ्रेट का कोई नहीं था उसमें, हम यही कहते रहे एडवाइजरी में। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो लोग जो टीवी चैनल से या रेडियो से दूर हैं उन तक वार्निंग पहुंचने का कोई इंतजाम बनाया गया है कि खुदा ना खास्ता लोग अगर टीवी और रेडियो से दूर हों तो उन्हें इस वार्निंग से किस तरह मुत्तला किया जाएगा अगर कभी इस किस्म की कोई सुनामी, क्योंकि सर ये तो पहले से डिवाइस किया जा चुका था ना कि महकमा मौसमियात या गवर्नमेंट को एक ऐसा वार्निंग अलर्ट सिस्टम बनाना है जो अगर 15 मिनट या आधे घंटे के वक्फे से भी कोई ऐसा अलर्ट जारी किया जाए तो तमाम आवाम तक पहुंच सके, चाहे वो फ़ोन के ज़रिए हो, अलार्म्स के ज़रिए हो, लाउड स्पीकर्स के ज़रिए हो। ऐसा कोई सिस्टम डिवाइस किया गया है कराची की साहिली पट्टी पे जो कि सुनामी या समंदरी तूफान की जद में आ सकती है मुमकिन तौर पे? हाँ जी बिल्कुल, सुनामी के लिए एक हमारा अलार्म सिस्टम अभी हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं। कराची में तो नहीं है लेकिन गवादर साइट पे जरूर मौजूद है। गवादर पे इंस्टॉल हुआ था यूनेस्को की मदद से, जो सुनामी अलार्म सिस्टम है कि खुदा न खास्ता अगर कभी समंदर में जलजला आ जाए और उसके नतीजे में सुनामी जनरेट हो जाए तो वो अलार्म खुद करने वाला काम करने वाला अलार्म सिस्टम है, वो बजेगा तो लोगों को इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और कराची में आगे चल के हम कोशिश कर रहे हैं कि यूएनडीपी की मदद से इसमें कुछ इस तरह का सिस्टम यहाँ भी इंस्टॉल किया जाए। जी तो सर कराची को आप नहीं समझते कि खतरा है? पहले कराची में नहीं इंस्टॉल करना चाहिए था या पहले गवादर पे लगाया गया, अब कराची में लगाया जाएगा? ज्यादा आबादी तो कराची की है सर, मतलब और खास तौर पे साहिली पट्टी पे एक बड़ी तादाद में आबादी मौजूद है। जी बिल्कुल मौजूद है, लेकिन देखा जाता है कि किस एरिया में ज्यादा
थ्रेट होती है, ज्यादा पोटेंशियल है सुनामी का, इसलिए कि 1945 में सुनामी आया था जो पसनी के साउथ में एक रिज है, मरे रिज जो कहलाती है, और वहां पे तीन प्लेट्स का एक तरह से जंक्शन है, अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का, ठीक है। तो वो एक प्लेट जो है अरेबियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के वहाँ सबडक्शन जोन है, दूसरी के नीचे जा रही है, तो वहाँ पोटेंशियल है कि वहाँ जलजला हो सकता है, और अगर वहाँ जलजला होता है और उसकी वजह से सुनामी जनरेट होती है तो गवादर और जो आपका जीवानी और पसनी का एरिया है वहाँ तो जस्ट फ्यू मिनट्स होंगे कि सुनामी उधर पहुँच जाएगी, इसलिए वहाँ पहले इंस्टॉल किया गया है। कराची में तो यानी आपके 70-72 घंटे बाद सुनामी इस तरह से इतनी देर से आएगी, तो जाहिर है वो कॉस्टली सिस्टम है, बतदरीज इंस्टॉल किया जा रहा है। पहले गवादर में इंस्टॉल किया गया और अब कराची पे इंशाल्लाह अगले फेज में उम्मीद है कि इंस्टॉल होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आजकल के दौर में जबकि ब्रॉडकास्ट मैसेजेस बड़े आराम से चलाए जा सकते हैं, मोबाइल जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपना काम कर सकती हैं कि अगर इस किस्म की कोई भी वार्निंग हो तो कम से कम आवाम को मुत्तला करने के लिए ब्रॉडकास्ट मैसेजेस या SMS अलर्ट, ये तमाम चीज़ें चलाई जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची की एक बड़ी आबादी जो है वो साहिली पट्टी पर आबाद है, और खुदा न खास्ता ऐसे किसी भी तो समंदर में तुग़यानी हो या कोई तूफ़ान हो उससे बुरी तरह इफ़ेक्ट भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, अब दुआ हमारी यही है कि कराची को अल्लाह ताला हर किस्म के तूफ़ानी आफात या इस किस्म की तुग़यानी जो है इनसे महफूज रखे, क्योंकि जिस तरह से ये पानी या ये जिस तरीके से लहरों में तुग़यानी आई और सड़कें जो हैं वो ज़ेरे आब आ गई, इस तरह की फ़ोरकास्ट इशू नहीं की गई थी, यानी आवाम कोई बिल्कुल नॉलेज नहीं, उनकी बिल्कुल इल्म में नहीं था कि इस तरह से ये जो लहरें हैं ये बुलंद होके इस तरह से ये सड़कें ज़ेरे आब आ जाएंगी, आबादियों में पानी आ जाएगा, और फिर अचानक से जब यानी ये एक आई ओपनर साबित हुआ जिस वक्त DHA गोल्फ क्लब में पानी आया है, साथ ही साथ जो समंदरी इलाक़ों से मुल्हिक़ा आबादियाँ हैं, छोटी आबादियाँ हैं, वहाँ पे पानी आया है, तो फिर जो इंतज़ामिया है या मज़ीद लोग ये अलर्ट हुए हैं। और अब जो ख़ास तौर पे अगर हम बल्दियाती इदारों की बात करें तो वो अलर्ट हुए हैं और उन्होंने तमाम तर जो छुट्टियां हैं वो मनसूख कर दी हैं। बहरहाल अब हम बढ़ना चाहेंगे अपनी आज की अगली स्टोरी की जानिब, जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है उस पर चलते हैं हम, और हम बात करेंगे ताजरों का कल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान है। ऑल कराची ताजरों ने यानी ऑल कराची इत्तेहाद के ताजरों ने जो है कारोबार को बंद रखने की हिदायत कर दी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता देंगे चेयरमैन अतीक मीर कहते हैं FBR ने मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा करके मुल्क भर के ताजरों को इश्तियाल अंगेज़ी पर मजबूर कर दिया है। आपको ये भी बताते चलें कि ख़रीदो फ़रोख्त पर शनाख्ती कार्ड की शर्त को मौखर करे, ये मुआहिदा मतलब ये ख़ास तौर पर मुतालबा अतीक मीर का जो कि रहनुमा हैं यानी ताजरों के, और उनका ये कहना है कि इस वजह से जो है ना कारोबार शदीद मुतासर हो गया है, यानी कोई भी शख्स अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी ख़रीदो फ़रोख्त में देने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ अतीक मीर साहब मौजूद हैं, रहनुमा हैं ताजरों के, ताजर रहनुमा हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अतीक मीर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी अतीक मीर साहब, क्या कहते हैं, यानी अब नौबत यहाँ तक आ गई कि आखिरकार ये शटर डाउन स्ट्राइक की कॉल देनी पड़ी? देखिए, मामलात जब भी जमूद का शिकार होंगे, जब भी कुफल होगा गुफ्तगू में, तो अंदेशे बढ़ेंगे, ताजरों में खौफ व हिरास जो कि पहले बहुत ज्यादा था, अब वो ये समझते हैं कि शायद हुकूमत अपना एजेंडा उन पर जबरदस्ती मुसल्लत करने जा रही है। जबकि मैं समझता हूँ कि शनाख्ती कार्ड की शर्त हो या टर्नओवर टैक्स के रेट की बात हो, इनकम टैक्स के फिक्स टैक्सेशन का मामला हो, ये तमाम तर मामला ऐसे हैं जो काबिल हल हैं, काबिल अमल हैं, और जितने भी दौर गुफ्तगू के हुए हैं उसमें कहीं पर भी डेडलॉक आया नहीं था। हुकूमत ने FBR में तस्लीम किया कि ताजरों के जो खदशात हैं जायज हैं और उन्हें दूर किया जाएगा, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि अचानक एक ऐसी खामोशी तारी हो जाती है कि बातचीत करने से FBR के लोग गुरेजा होते हैं और फिर
अब मार्केटों के सन्नाटे यूं खत्म नहीं होते कि ताजिर ये समझता है कि जाने कौन सा वबाल उस पर ये आन पड़ा है और आने वाला वक्त शायद कितना कठिन होगा। इसलिए कि जिस तेजी के साथ कारोबार का ग्राफ गिर रहा है, जिस तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही है, उसने एक तरफ खरीदार के हौसले पस्त कर दिए हैं, दूसरी जानिब कारोबारी तबका हिरासा है, बहुत परेशान है। तो ये डेड डॉग खत्म करना चाहिए। मैंने बारहा मैसेज किए हैं शफर जैदी साहब को कि ये तबाही ज्यादा है। अतीक मीर साहब, क्या सिर्फ एक ही शर्त है कि शनाख्ती कार्ड की शर्त जो है ये मौखिर की जाए, और भी शराइत हैं? नामौखिर की जाए। अब तो हम यहाँ पर हैं जी, हम कहते हैं कि आप चले 50,000 की बजाय आप इसकी शरह बढ़ा दें 2 लाख 3 लाख तक जैसे करें, तो वो जो निचला तबका है वो खुद इससे निकल जाता है। और ये बात वजह क्या है सर? क्या आपका कारोबार शनाख्ती कार्ड की शर्त लगने से बिल्कुल डाउन हो गया? लोग अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपियां नहीं देना चाहते? देखिए, शनाख्ती कार्ड की कॉपीज रिटेलर से देना तो कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। इसलिए कि कोई भी नहीं चाहता कि डॉक्यूमेंटेशन में आए, कोई नहीं चाहता कि सेल्स टैक्स या वैल्यू एडिड टैक्स रिटेल की सतह पर लागू किया जाए। इसलिए कि मौजूदा मैशत इतनी डाउन है, इतनी कमजोर है, इतनी बदहाल है, तो इनके इस पर FBR का मौजूदा टैक्स रेट और जो शराइत हैं वो लागू करना ऐसा ही है जैसे एक बीमार को मौत के हवाले कर देना। तो ये मैशत की बेहतरी के इकदाम करने की बजाय उस पर हैवी टैक्सेशन का बोझ डालना, मैं समझता हूँ कि ये कतई तौर पर एक मुनासिब वक्त नहीं है। सर, तो इस शनाख्ती कार्ड से क्या किया जाएगा? लोगों को क्या खदशा है? अगर किसी की वाइट आमदनी है और वो अपने जायज़ ज़राए आमदनी से कोई ख़रीदारी करता है या अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दे भी देता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है सर? लोग क्यों नहीं देना चाहते? वजह क्या है आखिर? और सब फर्क ये पड़ता है कि महंगाई की वजह से जो इस वक्त कीमतें आसमान को बातें कर रही हैं, जी जी, वो जब 17-18% जब मजीद ये महंगाई बढ़ेगी तो हम समझते हैं कि हमारे कारोबार की तबाही की सबसे बड़ी वजह खरीदार की क़ुव्वत खरीद में कमी है। हम समझते हैं कि अब ये एक हद है, इससे ज्यादा महंगाई जब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जिस तरह आज देखें तो लोग हैंड टू माउथ हैं और बहुत सारे लोग। अतीक मीर साहब, यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगा कि नॉर्मली जो GST है वो तो तमाम अशिया पे चार्ज करना ही होता है ना। हम एक जूस की बोतल भी लेते हैं, उस पर भी GST दे रहे होते हैं। हम अब किसी डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं, वहां पे जो रसीद बनती है उस पर भी GST दे रहे होते हैं। तो सर आखिर तो ये आवाम से लिया जाता ही है ना, लेकिन फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि मतलब आप ये चाहते हैं कि चार्ज किया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है जब शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं दी जाएगी तो वो टैक्स भरा नहीं जाएगा। क्या वजह है सर? देखें, वो टैक्स तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी के बगैर भी वसूल किया जा सकता है जी, लेकिन हुकूमत का ये इरादा है या एक हुकूमत का ये उसकी सोच है कि जो खरीदार है जी, उसकी भी वर्थ का पता चल जाएगा कि वो कितनी खरीदारी करता है और उसका जरिया आमदनी क्या है। ये एक मुकम्मल, मैं समझता हूँ कि एक डॉक्यूमेंटेशन और एक ऑब्जर्वेशन का मामला है जो फिलहाल ना तो खरीदार इसमें आना चाहेगा और ना ही बेचने वाला। तो सर इसका मतलब है आपको खरीदार का दर्द है कि आप चाह रहे हैं कि खरीदार का जो रिकॉर्ड है या उसका जो शनाख्ती कार्ड है वो सरकार तक ना जाए? इसलिए कि ये हिरासा है, इस वक्त खरीदार बहुत ज्यादा एहतजाज तो इस पे कंज्यूमर एसोसिएशन को करना चाहिए ना। और जिसके नतीजे में आज हम एक ऐसा कारोबार लेके बैठे जो पिछले, मैं समझता हूँ कि 25 सालों में ऐसी मंदी, ऐसी इक़्तिसाद बाजारी और ऐसा बदहाल सिलसिला कारोबार का हमने नहीं देखा। और इसकी वजह यही है कि खरीदार एक तो महंगाई के बोझ तले दब के वो खरीद से महरूम हो गया और दूसरा ये कि मजीद महंगाई वो हमें भी बर्बाद करेगी, खरीदार को भी। इसलिए मीर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये तो आप सारिफिन की बात कर रहे हैं ना, कंज्यूमर एसोसिएशन को इस पे एहतजाज करना चाहिए ना, या ये कि देखें सर ये तो सारिफिन का मसला है ना, जो आपसे आपका क्लाइंट आपसे चीजें खरीदने के लिए आ रहा है, ये तो उसका मसला होना चाहिए। यानी आप एक ऐसे मसले पे एहतजाज करने जा रहे हैं जो कि शर्त लागू की गई है कस्टमर के ऊपर, लेकिन ताजिर जो है, ताजिर हजरात वो एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि इस शर्त की वजह से आपका कारोबार बैठ रहा है। सब
अर्ज किया कि ये एक फैक्टर नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं। ये इनकम टैक्स की फिक्स टैक्सेशन स्कीम का भी मुतालबा है जिसे हुकूमत तस्लीम करती है। ये टर्नओवर टैक्स के रेट का भी मुतालबा है, और ये इनकम टैक्स की जो शरह वज़ा की गई ये उसमें भी एक तखसीस और मुतवाज़न करने का मुतालबा है। ये एक मामला नहीं है। हुकूमत का जो असल जो नुक्ता नजर है वो ये कि डॉक्यूमेंटेशन का निज़ाम कायम हो। जब भी आप देखिए कि जो लोग इस वक्त दस्तावेजी मैशत में आए हैं उन्हें कितनी मुश्किलात हैं, कितनी दुश्वारियां हैं। ये छोटा ताजिर इसके लिए मुमकिन नहीं है कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन को ऑडिट करवाए और उसके बाद उसके एवज भारी रिश्वत भी दे, चोर कहलाए, क्योंकि इतना खराब सिस्टम है जिसे खुद वजीर आजम ने तस्लीम किया, जिसे शब्बर जैदी ने माना कि टैक्सेशन का निजाम करप्शन पर, बदउनवानी पर मबनी है। तो हम देखते हुए अपनी आंखों से कैसे मुमकिन है कि अपनी गर्दन उस निजाम के हवाले कर दें जो मुकम्मल करप्ट है, जो मुनसिफाना नहीं है और जिसमें सिवाय रिश्वत के और कोई बात नहीं है। अब भी देख लें, इनकम टैक्स में हुकूमत को टैक्स मुश्किल से हमारी अदा करदा रकम का 30% भी नहीं मिलता, जबकि हम जो टैक्स अदा करते हैं उसमें 60 to 70% वो या तो टैक्स एडवाइजर की फीस में चला जाता है या रिश्वत सतानी में चला जाता है। अच्छा, तो अतीक मीर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा सर। देखिए, वो तो जाहिर सी बात है हुकूमत का काम है कि वो टैक्स कलेक्ट करे, या कितनी उसमें चोरी हो रही है, करप्शन हो रही है। सर, क्या आपके इल्म में है कि बहुत सी ऐसी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं या आप ये कह सकते हैं कि पाबंदियां होती हैं जो IMF की वजह से, FATF की वजह से लगाई जाती हैं, जो कि बाउंडिंग्स होती हैं, यानी पाकिस्तानी हुकूमत को उन चीज़ों पे अमल दरामद करना होता है अपने आप को एक वाइट लिस्ट में लाने के लिए? क्या आप ये नहीं समझते कि हुकूमत की मजबूरी भी है कि उसे ये सारी सैंक्शंस माननी है? अगर रिकमेंडेशन है कि आपने 50,000 से ज़ायद की ख़रीदारी पे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो कि कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर लेना है, तो फिर बहुत से वादे पाकिस्तान ने किए होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त जो इक़्तिसादी सूरत हाल है पाकिस्तान की। तो सर, इस तरफ कोई वो नहीं किया गया कि ये भी तो हो सकता है ना सर कि पाकिस्तान, अब चूंकि जाहिर सी बात है एक चीज़ पे हुकूमत अगर गारंटी दे चुकी है कि हाँ ठीक है, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट पे लेके आएंगे, उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ रिसीव करेंगे और ये मैकेनिज्म बनाया जाएगा। बहुत सारे मैकेनिज्म जो हैं ये IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से और FATF की तरफ से नामजद करदा है, जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत सवाए इसके कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे कोई और चॉइस नहीं रह जाती। क्या कहते हैं सर आप? IMF की शराइत लागू की गई और IMF की पहली शर्त ये होती है कि इस साल या इतने माह में उसे कितनी रकम सूद की मद में चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त कर्जों की किस्त नहीं बल्कि सूद की किस्त अदा करना है। तो उसके लिए जो हदफ दिया जाता है वो वसूलियाबी का, जैसे हाल ही में 5,550 अरब रुपए की वसूली मजबूरी तौर पर हुकूमत ने IMF के लिए करनी है। तो अब इस वसूली में कारोबार की ग्रोथ नहीं है। अब कारोबार देखिए ना, आज से चंद साल पहले तक इसका 5% ज्यादा GDP था, इसके शरह नमू। आज मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है तो मैं तो 2% भी समझता हूँ कि ये ग्रोथ नहीं है। तो एक फसल जब खेत जल रहा हो उससे ज्यादा फसल की उम्मीद रखना, ये भी तो एक मैं समझता हूँ खुद गरीबी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे PMDC यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के हवाले से, जिससे एक नए ऑर्डिनेंस के तहत यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन 2019, इस ऑर्डिनेंस के तहत पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को तहलील कर दिया गया, यानी डिज़ोल्व कर दिया गया। कहा जा रहा था कि ये PMDC का जो इदारा है वो सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा था, तनख्वाहें बहुत थीं, अलाउंसेस बहुत थे, जो रेगुलेशंस PMDC को नाफिज करनी थी वो रेगुलेशंस PMDC नाफिज करने में नाकाम रहा था। इसलिए कि आपको यहाँ ये बताते चलें कि तमाम वो डॉक्टर्स, चाहे वो मेडिकल डॉक्टर हों या डेंटल हों या हर्बल मेडिसिन हो या और दूसरी ईस्टर्न मेडिसिन हो,
इन सब का जो लाइसेंस है यानी प्रैक्टिस करने की जो सनद है, आप डिग्री ज़रूर हासिल कर लेते हैं लेकिन एक डॉक्टर को प्रैक्टिस करने का जो लाइसेंस है वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है वो जारी करती है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि न सिर्फ ये बल्कि बैरून मुल्क कोई भी शख्स जो कि पाकिस्तान से जाता है और उसे मेडिसिन प्रैक्टिस करनी होती है उसके लिए भी लाजमी होता है कि चाहे कोई स्पेशलाइजेशन हो यानी FCPS, MCPS ये एग्ज़ाम्स हो या फिर MBBS या उसके इक्विवेलेंट जो यानी उसके मसावी जो एग्ज़ाम है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, डॉक्टर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन है, इन तमाम लोगों को डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने का जो लाइसेंस है ये PMDC यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से जारी किया जाता था। मुख्तलिफ फ़ीस रखी गई थी जिसके अदायगी के बाद ये सर्टिफिकेट्स इस्लामाबाद से जारी होते थे। तकरीबन जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे रीजनल ऑफिस भी मौजूद हैं। आपको ये बताते चलें कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन 2019 का ऑर्डिनेंस जो है ना वो मनसूख किया जाए और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को दोबारा से बहाल किया जाए। आज इस सिलसिले में एक मार्च भी हुआ जो सिविल हॉस्पिटल से लेकर डाउ मेडिकल कॉलेज तक किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर महबूब अली, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है ये मुखालफत करने की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। हमारा ये कि आज हेलो जी डॉक्टर महबूब साहब बताइएगा क्या वजह है, आप आखिर क्यों मुखालफत कर रहे हैं इस नए ऑर्डिनेंस की जिसे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन 2019 का नाम दिया गया है? ये कि मैं जो रातों रात जो PMDC को डिसॉल्व करके उसको भंग किया गया, मैं इससे अमल तो की मजम्मत करता हूँ। इस तरह रातों रात इदारे बंद किए नहीं जाते, काबीना से अप्रूव होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। एक बड़ा इदारा जो में उसको बंद किया गया, तो अगर इदारे खराब हो जाते हैं तो उनको सुधारा जाता है, बंद नहीं किया जाता। इनका क्या मतलब है कि ये अपने मनपसंद के लोग उठा के प्राइवेटाइजेशन करेंगे, इसको इदारों को पूरा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और ये प्राइवेट कॉलेजेस को उन्होंने फुल फ्री हैंड दे दिया है कि विदाउट फैकल्टी, विदाउट एनी फिक्स फी आप अपने कानून क्लासेस कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट के पहले ही 5 साल हर सेमेस्टर में करीब 2 सेमेस्टर देके आते हैं, वो यूनिवर्सिटी डिग्री लेके पास होते हैं, तो दोबारा आप उनसे स्ट्रेस डाल के आप उनसे एग्जाम ले रहे हैं और दोबारा अपनी कैरियर में आप स्ट्रेस दे रहे हैं और फीस कमा रहे हैं। तरीके रखे हुए आप लोगों ने, मैं हम चीज के फुल मजम्मत करते हैं। और वाकई सिंध ने जुमेरात को पूरे सिंध में मार्च का प्रोटेस्ट का ऐलान किया है अगेंस्ट पाकिस्तान काउंसिल। और डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिएगा कि इससे यंग डॉक्टर्स जो कि इस वक्त नौकरियों पे मौजूद हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो किस तरह इफेक्ट हो रहे हैं? सर एक लाइसेंस है, PMDC की रजिस्ट्रेशन होती है, सबको करानी पड़ती है, एक्सपायर हो जाएगी दोबारा करा लेंगे। और माजी में भी PMDC कोर्ट के ऑर्डर्स पे तहलील किया जा चुका है, यानी एक दफा पहले भी कोर्ट के ऑर्डर्स पे इसे टोटल सस्पेंड कर दिया गया था। उसको दोबारा कानून था, उसमें दोबारा उसको उन्होंने चेंजिंग की। और हर बार जब PMDC रिन्यू होता है उसकी लिमिट होती है। आप दोबारा PMDC अगर अप्रूव रिन्यू नहीं कराएंगे तो आपकी डिग्री, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तभी इन्होंने वैलिडिटी रखी हुई है कि PMDC एक आफ्टर डिग्री इसको PMDC रजिस्ट्रेशन दी जाती है कि वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आया है। इसका मतलब कि डिग्री को वैल्यू दी गई है। अब वो यूनिवर्सिटी की वैल्यू की डिग्रियां खत्म करवा के अपने कानून लाव कर रहे हैं इधर। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महबूब हमारे साथ मौजूद थे, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से इनका ताल्लुक था। लेकिन अभी भी ये बात समझनी होगी कि नया जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनाया जाएगा ये भी बन रहा है और अभी भी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल यानी PMDC की अभी वेबसाइट भी मौजूद है, इस वेबसाइट को भी बंद नहीं किया गया है। इसी तरह से कहा यह जा रहा था कि एक हुकूमत के ख़जाने पे एक बड़ा बोझ था। साथ ही साथ कुछ और स्टोरीज़ भी आई कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको मेडिकल कॉलेजेस खोलने थे और जिनका ताल्लुक़ हुकूमत से था मुबैना तौर पे, और जिसकी वजह से ये PMDC को डिज़ोल्व इसलिए किया गया था कि जो नया कमीशन आए उसमें हुकूमत के मनपसंद अफराद अपॉइंट किए जाएं ताकि फिर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुलने हैं मुबैना तौर पे वो बआसानी उनका लाइसेंस मिल सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब बताइएगा मुझे कि क्या असर पड़ेगा अगर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल तहलील करके और अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना दिया जाता है, तो क्या PMA इसकी हिमायत कर रही है या इसकी मुखालफत कर रही है? आपका वर्डिक्ट जानना चाहूंगा। देखिए जी, शायद आपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं पढ़ी। हमने तो फर्स्ट डे से इसको
रिजेक्ट किया है और ये बहुत बड़ा एक इशू है और ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में डॉक्टरों का, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो पाकिस्तान से बाहर डॉक्टर बैठे हैं वो बहुत सारे परेशान हैं कि हम जो रजिस्टर्ड हैं, हम पाकिस्तान में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रजिस्टर्ड है, तो अब ये पीएमसी क्या है और आप कौन लोग हैं, ये एक बड़ा मसला है और अब ये बाहर के मुल्कों में प्रॉब्लम होगी। अभी तक बात समझ में नहीं आ रही है। जो ऑर्डिनेंस है उस ऑर्डिनेंस में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसमें कि मेरा अपना ख्याल ये है कि इसको डिस्कस करना चाहिए और ये पड़ोसी मुल्क से कट एंड पेस्ट कर दिया गया है और वहाँ पे इस ऑर्डिनेंस